हेलो कक्षा 12 के स्टूडेंट। तो जैसा हमने आपको पिछले ऑडियो में ईथर के रासायनिक गुण के अंतर्गत हमने आपको पहला पार्ट पढ़ाया था, एल्किल समूह के कारण होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, और दूसरा हमने बी पार्ट आपको पढ़ाया था एल्कोहल में उपस्थित ऑक्सीजन अर्थात ईथरी ऑक्सीजन के कारण होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के बारे में समझाया था। तो आज हम आपको बच्चों ईथर में उपस्थित कार्बन ऑक्सीजन बंध CO बंध विदलन की अभिक्रिया पढ़ाएंगे। तो आज हम आपको सी पार्ट में आपको पढ़ाएंगे कार्बन ऑक्सीजन बंध विदलन की अभिक्रिया के बारे में आपको आज हम पढ़ाएंगे। तो जैसा कि बच्चों हमारा ए और बी पार्ट हम आपको पढ़ा चुके हैं, और जो हमारा सी पार्ट है ईथर में कार्बन ऑक्सीजन बंध विदलन की अभिक्रियाएं, तो बच्चों इसमें ईथर में जो कार्बन और ऑक्सीजन बंध होता है, कार्बन और जो ऑक्सीजन बंध है वह कार्बन ऑक्सीजन बंध हमारा कार्बन कार्बन बंध की तुलना में प्रबल नहीं होता है। अभिकर्मकों की उपस्थिति में यह बंध प्रबल नहीं हो, यह कार्बन ऑक्सीजन बंध जो है प्रबल नहीं होता है कार्बन कार्बन बंध के तुलना में। मतलब ईथर में जो कार्बन कार्बन बंध है इसके तुलना में कार्बन ऑक्सीजन बंध कमजोर होता है। तो बंधु अभिकर्मकों के उपस्थिति में ईथर में उपस्थित कार्बन ऑक्सीजन बंध विदलित हो जाता है और विदलित होकर रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करता है। तो इस प्रकार से हम आपको ईथर में उपस्थित कार्बन ऑक्सीजन बंध विदलन की अभिक्रिया समझाएंगे। जो हमारा सी पार्ट है, तो सी पार्ट के अंतर्गत हम आपको कार्बन ऑक्सीजन बंध विदलन की अभिक्रिया पढ़ाएंगे, जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि कार्बन ऑक्सीजन बंध कार्बन कार्बन बंध की तरह प्रबल नहीं होता है, अतः अभिकर्मकों की उपस्थिति में कार्बन ऑक्सीजन बंध विदलित हो जाता है और विदलित होकर रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करता है। तो कार्बन ऑक्सीजन बंध विदलन की कुल 8 रासायनिक अभिक्रिया हैं। पहला हमारे पास है तनु H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया। दूसरा हमारे पास है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। तीसरा हमारे पास है HI के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अभिक्रिया। चौथा है PCl5 के साथ अभिक्रिया, और पांचवा है एसिटल क्लोराइड CH3COCl के साथ अभिक्रिया, और छठवां है जो है एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया CH3CO का होल ट्वाइस O एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया, और सातवां है हमारे पास निर्जलीकरण अभिक्रिया, और आठवां हमारे पास है अपचयन अभिक्रिया। तो कुल मिलाकर के कार्बन ऑक्सीजन बंध विदलन अभिक्रिया के अंतर्गत हम आपको ये 8 हेडिंग पढ़ाएंगे। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, HI के साथ अभिक्रिया, PCl5 के साथ अभिक्रिया, एसिटल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया, निर्जलीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। तो ये हम बारी बारी से रासायनिक अभिक्रिया लेंगे। आज हम पहला रासायनिक अभिक्रिया लेंगे और दूसरा रासायनिक अभिक्रिया पढ़ाएंगे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया आपको पढ़ाएंगे बच्चों। तो हमारे पास पहला हम हेडिंग लेंगे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। 2 रासायनिक अभिक्रिया आपको पढ़ाएंगे। हम आपको पहला पढ़ाएंगे, नंबर 1 पढ़ाएंगे तनु H2SO4 के साथ अभिक्रिया, और दूसरा आपको पढ़ाएंगे सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया।
तो हमारे पास दो रासायनिक अभिक्रिया आज हम आपको पढ़ाएंगे। ईथर की क्रिया तनु सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया और ईथर की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो बच्चों ध्यान से सुनिए, जब हम ईथर की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उत्पाद में क्या अंतर है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो ध्यान से सुनिए बच्चों, हम पहला बता रहे हैं आपको कि जब हम ईथर की क्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में उच्च ताप व दाब पर कराते हैं तो ईथर का जल अपघटन हो जाता है और दो अणु एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? दो अणु एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। और जब हम ईथर की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करते हैं, माने जब हम ईथर को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो हमारा दो अणु एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है और जल बनता है। तो बच्चों ध्यान रखेंगे दोनों में क्या अंतर है। जब हम ईथर की क्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? तब हमारा दो अणु एल्कोहल बनता है। और जब हम ईथर की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो दो अणु हमारा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो हम यहां एक रासायनिक अभिक्रिया देकर आपको समझा दें। जैसे हमारे पास ROR ईथर है तो इस ईथर की क्रिया हम किससे कराएंगे? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल तनु H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो तनु H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराएंगे उच्च ताप पर और वह दाब पर। तो उच्च ताप व दाब पर जब हमारा ईथर उच्च ताप व दाब पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की साथ अभिक्रिया ईथर की कराते हैं तो ईथर हमारा जल अपघटित हो जाता है। और जल अपघटित होकर के जैसे जल अपघटित होगा तो यहां से R और O के बीच में बंध का विदलन होगा और H धनायन एक तरफ और एक तरफ OH ऋणायन हमारा जुड़ जाता है। तो दो अणु एल्कोहल प्राप्त होता है, ROH एक अणु और दूसरा भी हमारा ROH दो अणु एल्कोहल हमें प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया कब संपन्न होती है? जब हम ईथर की क्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में कराते हैं। तो जब ईथर की क्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में उच्च ताप व दाब पर कराते हैं तो ईथर का जल अपघटन हो जाता है और दो अणु एल्कोहल प्राप्त होता है। जैसे अब हम उदाहरण लें तो उदाहरण नंबर 1 होगा हमारा। उदाहरण नंबर 1 हम डाई एथिल ईथर पढ़ना हमें C2H5O C2H5 इस डाई एथिल ईथर है तो इसका हम उदाहरण लेंगे बच्चों। तो उदाहरण लेंगे तो अभी हम इसको मिटा देंगे। तो आप वीडियो को पॉज करके इस जो मैंने ऊपर लिखा है इस रासायनिक अभिक्रिया को समझाया इसे आप लिख लेंगे। उसके बाद हम उदाहरण बता रहे हैं, उदाहरण देखिए कैसे लिख रहे हैं। तो इसको हम मिटा दें। तो बच्चों हमारे पास यदि हम डाई एथिल ईथर की क्रिया लिखें जैसे C2H5O C2H5 तो इसकी क्रिया हम कभी कराएं तनु H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएं उच्च ताप व दाब पर। तो हमारा क्या होगा बच्चों? ये हमारा डाई एथिल ईथर है। डाई एथिल ईथर है तो इसका जल अपघटन हो जाएगा। एक तरफ H धनायन और एक तरफ OH ऋणायन जुड़ जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा? C2H5OH का दो अणु प्राप्त होगा। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम है एथिल एल्कोहल। तो इस प्रकार से बच्चों जब हम डाई एथिल ईथर की क्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं उच्च ताप व दाब पर तो हमारा दो अणु एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण लेते हैं बच्चों। अब
दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, जब हम डाइमेथिल ईथर को, तो डाइमेथिल ईथर का सूत्र है हमारा CH3OCH3, इसका नाम है डाइमेथिल ईथर। तो यदि हम इसकी क्रिया कराते हैं तनु H2SO4 की उपस्थिति में उच्च ताप व दाब पर, तो हमारा इसका भी जल अपघटन हो जाता है। H धनायन एक तरफ OH ऋणायन जुड़ जाता है। तो एक तरफ OH ऋणायन जुड़ेगा तो CH3OH हो जाएगा, दूसरे तरफ CH3OH धनायन जुड़ेगा तो उधर वाला भी CH3OH हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें CH3OH 2 अणु मेथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा बच्चों। तो हमारे पास ये दूसरा एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल हमने डाईएथिल ईथर का समझाया, तो हमारे पास ये दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों। डाईमेथिल ईथर की क्रिया जब हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं उच्च ताप व दाब पर, तो डाईमेथिल ईथर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा जल अपघटित हो जाता है और 2 अणु मेथिनॉल, 2 अणु मेथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। और यदि डाईएथिल ईथर की क्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में उच्च ताप व दाब पर कराते हैं, तो हमारा डाईएथिल एल्कोहल का 2 अणु प्राप्त होता है। तो बच्चों ये तो हमारा था पहला तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया। ईथर की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल तनु H2SO4 के साथ अपक्रिया थी। अब हम आपको पढ़ाएंगे ईथर की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया। तो ईथर की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कैसी होती है उसको हमने आपको पहले भी बताया था कि जब हम ईथर की क्रिया हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, मतलब एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है और जल बनता है और एल्कोहल नहीं बनता है। तो हमारा दूसरा रासायनिक अपक्रिया भी देख लीजिए बच्चों। अब हम दूसरा लेंगे, क्या होगा हमारा नंबर 2 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल सांद्र H2SO4 के साथ अपक्रिया कराएंगे। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं ईथर की क्रिया। तो जब हम ईथर की क्रिया ROR की क्रिया जब कराते हैं, ईथर की क्रिया हम कराते हैं सांद्र H2SO4 से, तो हमारे पास H धनायन और HSO4 ऋणायन, और ये हमारे पास सांद्र H2SO4 है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो जब हम ईथर को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपगर्म करते हैं तो हमारा यह बनता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है 2 अणु RHSO4 हमारे पास बनता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का 2 अणु बनता है और साथ में जल बनता है। तो बैलेंस करने के लिए यहां 2 से गुणा कर देंगे। तो हमारा यहां क्या बना, हमारा यहां बना एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बना और क्या बना, जल बना। तो जब हम ईथर की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं, जब ईथर की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं, कहने का अर्थ यह है बच्चों कि जब हम ईथर को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे तो हमारे पास 2 अणु एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है और जल बनता है। यही अपक्रिया भिन्न है। तो हमने आपको पहले ही बताया था, फिर हम आपको बता दें कि जब हम ईथर की क्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो ईथर जल अपघटित हो जाता है और 2 अणु एल्कोहल बनाता है। और जब हम ईथर को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो 2 अणु एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है और जल बनता है। यह रासायनिक अपक्रिया संपन्न होती है। तो इस क्रिया का उदाहरण कैसे होगा, हम आपको उदाहरण बता दें। तो उदाहरण में अगर हम देखें तो उदाहरण में हम यहां पर ईथर के रूप में हम ले रहे हैं C2H5
OC2H5 जिसका नाम है डाई एथिल ईथर। तो डाई एथिल ईथर की क्रिया जब हम दो अणु H2SO4 के साथ कराते हैं, सांद्र H2SO4 के साथ जब कराते हैं, जब गर्म करते हैं, तो डाई एथिल ईथर को सांद्र H2SO4 के साथ जब गर्म किया जाता है तो दो अणु एथिल हाइड्रोजन सल्फेट C2H5HSO4 और जल बन जाता है। तो C2H5HSO4 दो अणु बनता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। तो बंधु, जब हम डाई एथिल ईथर की क्रिया सांद्र H2SO4 के साथ कराते हैं तो दो अणु एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, तो यह इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया करता है। इसका यदि और डिटेल जानना हो तो देखिए, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये अभिक्रिया ऐसे पॉज करके लिख लीजिएगा। हम इसको एक दूसरे ढंग से भी दिखा रहे हैं। जैसे हमारे पास देखिए बंधु, हमारे पास ये C2H5 है, तो हमारे पास एक H धनायन और एक HSO4 ऋणायन। जब अभिक्रिया करेगा, जब हम गर्म करेंगे, तो पहले हमारा जो है यहां से बंध टूटेगा, तो एक तरफ हमारे पास H धनायन जुड़ जाएगा और एक तरफ हमारे पास HSO4 ऋणायन जुड़ जाएगा। तो जब हमारे पास H धनायन इधर जुड़ेगा, C2H5O से H धनायन जुड़ेगा, तो हमारा क्या बन जाएगा बच्चों? C2H5OH एल्कोहल बन जाएगा और एक अणु बन जाएगा C2H5HSO4 बन जाएगा, अर्थात एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा और एथेनॉल बन जाएगा। और फिर हम बच्चों क्या करेंगे? इस एथेनॉल की क्रिया जो C2H5OH है, इसकी क्रिया हम फिर से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से कराएंगे बच्चों। तो हमारे पास सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का H धनायन और एल्कोहल का OH मिल करके जल बना लेगा, H2O बना लेगा, और C2H5 और HSO4 मिल करके फिर से C2H5HSO4 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त हो जाएगा। तो जब हम डाई एथिल ईथर की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो ऐसे दो पद में होता है। कार्बन ऑक्सीजन का बंध का विदलन होता है, पहले एल्कोहल बनता है, ये हमारा एथिल एल्कोहल है। तो पहले हमारा एल्कोहल और एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है और फिर यह एथिल एल्कोहल हमारा दूसरे अणु सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके जल और एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना देता है। यदि इन दोनों अभिक्रियाओं को हम यहां जोड़ेंगे तो यहां क्या बचेगा? ये इधर का एथिल एल्कोहल, इधर का एथिल एल्कोहल कट जाएगा क्योंकि दो विपरीत दिशाओं में है। तो इधर अभिक्रिया तीर के पहले क्या बचेगा? तीर के पहले हमारा बचेगा C2H5OC2H5 बचेगा। और धन H2SO4 जोड़ेंगे तो दो H2SO4 मिलेगा। फिर रिएक्शन एरो करेंगे तो इधर हमारा क्या बचेगा? एल्कोहल तो कट ही गया, अब क्या बचा? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, और जल बचा। तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और एथिल हाइड्रोजन सल्फेट मिल जुड़ करके दो अणु एथिल हाइड्रोजन सल्फेट C2H5HSO4 और एक अणु जल हमें प्राप्त हो जाता है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, और ये हमारा क्या है? जल है। और इधर हमारे पास क्या है? ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसको गर्म करेंगे तो, और ये क्या हमारे पास? C2H5OC2H5। तो C2H5OC2H5 क्या है हमारे पास? डाई एथिल ईथर है। तो बच्चों, जब हम डाई एथिल ईथर की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं
तो हमें एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का 2 अणु प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। कैसे रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, तो हमने 2 पदों में आपको लिख के दिखाया कि डाई एथिल ईथर पहले एक अणु सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके एथिल एल्कोहल और एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है। फिर यह एल्कोहल दूसरे अणु सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके जल और एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है और इन दोनों पदों की रासायनिक अभिक्रिया को जोड़ दिया जाता है तो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है और ये 2 अणु सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। तो ये आपस में जब अभिक्रिया करता है, जब इन दोनों को आपस में गर्म किया जाता है तो 2 अणु C2H5HSO4 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और जल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमारा ईथर की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है। तो हमने बच्चों आपको बता दिया CO बंध विदलन के अंतर्गत होने वाली रासायनिक अभिक्रिया में पहला रासायनिक अभिक्रिया बता दिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया और दूसरा बता दिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया। तो दोनों बातों के बीच में क्या अंतर है, यह बात ध्यान रखेंगे। तो यदि हम ईथर की क्रिया यदि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो ईथर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में जल अपघटित हो जाता है और 2 अणु एल्कोहल बनता है। और बच्चों जब हम ईथर की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो ईथर हमारा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके 2 अणु एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है और जल बनाता है। तो ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से जब ईथर क्रिया करता है तो 2 भिन्न प्रकार का उत्पाद बनाता है, जिसको हमने आपको बारी बारी से समझा दिया बच्चों। अब ईथर में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया जो हमारा C पार्ट चल रहा है, तो C पार्ट हमारा ईथर की रासायनिक गुण में हमारा जो C पार्ट चल रहा है, C पार्ट में हमारा चल रहा है कार्बन ऑक्सीजन बंध विदलन की अभिक्रिया। तो ईथर में कार्बन ऑक्सीजन बंध विदलन की जो अभिक्रिया चल रही है, तो कार्बन ऑक्सीजन बंध विदलन की तीसरी अभिक्रिया जो हमारा होगा, तीसरा रासायनिक अभिक्रिया है हमारे पास HI अम्ल से अभिक्रिया तो हमारे पास जो कार्बन ऑक्सीजन बंध विदलन की अभिक्रिया के अंतर्गत जो तीसरी रासायनिक अभिक्रिया चल रही है हाइड्रोजन आयोडाइड और अम्ल से अभिक्रिया के अंतर्गत, तो हम HI अम्ल से अभिक्रिया HI अम्ल से रासायनिक अभिक्रिया HI अम्ल से अभिक्रिया जो चल रहा है हेडिंग, ये अभिक्रिया हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद।